हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर संसाधन और विकास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने संसाधन और विकास के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग से, तो पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। साथ ही अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो क्लास 6 से लेके 9th तक कंप्लीट है और 10वां चल रहा है, क्लास 10th चल रहा है। तो आपको सारा पीडीएफ इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ लिए थे, संसाधन का रिलेशन और मानव संसाधन, इन सब चीज़ों के बारे में, संसाधन का प्रकार पढ़ लिए थे। तो ये चैप्टर अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, समाप्ता के आधार पर संसाधन, अभिनव और नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये सारा चीज़ हो चुका है। तो अगर आप लोग इस क्लास को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हम लोग पढ़े थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ भी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। संसाधन नियोजन भी पढ़े थे। अब हम लोग देखेंगे आज भारत में संसाधन नियोजन और उसके बाद संसाधन का संरक्षण कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट होता है, भारत में संसाधन नियोजन। देखिए, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इसमें नोट्स के रूप में आपको कवर कराया जा रहा है और एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो पूरा सीरीज आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत में संसाधन का नियोजन। संसाधन नियोजन जो है दोस्तों एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, मतलब निम्नलिखित चरण है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, साथ ही संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन के द्वारा हम कर सकते हैं। मतलब कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का संसाधन है। कहीं जैसे झारखंड में चले जाए, झरिया में, तो वहाँ पर कोयले जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही उसका क्या किया जाएगा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाए, मानचित्र बनाया जाए, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब हम इसका संसाधन का उपयोग करेंगे तो इससे संसाधन को अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है और इसका अच्छे से संरक्षण भी हो सकता है। उसके बाद है संसाधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी। अगर अच्छा टेक्नोलॉजी होगा तो संसाधन के विकास भी अच्छा होगा। साथ ही दोस्तों कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना। ठीक है, उसके बाद संसाधन विकास योजना में राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। इन सब चीज़ों से भारत में संसाधन का नियोजन किया जाता है। भारत में संसाधन विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था दोस्तों 1950 में, उसी समय से भारत में संसाधन के नियोजन के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किया जाए। देखिए, संसाधन, अगर कहीं पे संसाधन ज़्यादा है, जैसे कि झारखंड में ले लीजिए, वहाँ पर काफ़ी खनिज संसाधन है और बिहार में खनिज संसाधन की कमी है, तो झारखंड जो है बिहार से ज़्यादा विकसित है क्योंकि वहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा है। तो संसाधन जो है दोस्तों किसी भी प्रदेश के विकास के लिए काफ़ी जरूरी है और काफ़ी योगदान देता है। जहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी और साथ ही अगर आपको संसाधन के साथ साथ अगर वहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी अच्छा है, तो उस जगह का विकास और अच्छे से होता है। भारत में भी संसाधन विकास में प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का महत्वपूर्ण योग रहा है। और तो यही बात भारत में भी है और विभिन्न राज्यों में भी आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पर संसाधन ज़्यादा है, अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है और संसाधनों का गुणवत्ता अच्छा है, ऐतिहासिक अनुभव है, तो उस राज्यों का विकास अच्छा हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप गुजरात को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे संसाधन का संरक्षण। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर दिया हुआ था उस पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण क्या है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। देखिए, संसाधन जो है अगर हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग मतलब नहीं करेंगे, सही से उपयोग नहीं करेंगे, अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो संसाधन जो है, कुछ संसाधन सीमित है और अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो कहीं न कहीं भविष्य में समाप्त होने के कगार पे चला जाता है। गांधी जी का भी इनके बारे में कहना था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। मतलब कि हमारे लिए ये काफ़ी है, लेकिन अगर कोई लालच करता है संसाधन के प्रति, उसका दुरुपयोग करेगा, अगर उसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेगा तो उसके लिए हमारा संसाधन नहीं है। संसाधन ह्रास का क्या कारण है, अब देखेंगे संसाधन ह्रास का क्या कारण है।
तो लालची स्वार्थी व्यक्ति, आधुनिक प्रौद्योगिकी और शोषणात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, अगर विवेकपूर्ण उपयोग न करे संसाधन का तो संसाधन ह्रास का कारण बनती है। अब देखेंगे विभिन्न तरह के संसाधन संरक्षण के लिए कब क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले 1968 की बात करेंगे। क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की। मतलब सबसे पहले 1968 ईस्वी में संसाधन के हो रहे क्षय से क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। उसके बाद दोस्तों 1974 ईस्वी में एक पुस्तक आई जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके लेखक थे सुमेसर। इन्होंने गांधी जी के संसाधन संरक्षण के विचार को फिर से पुनरावृत्ति किए, मतलब फिर से अपने पुस्तक में लिखे। जो गांधी जी बोले थे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी के लालच की संतुष्टि करना है तो उसके लिए नहीं है। ये संसाधन के लिए गांधी जी बोले थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लेखक जो थे सुमशेर, उन्होंने गांधी जी के संसाधन संरक्षण के विचार को पुनरावृत्ति किए 1974 ईस्वी में। तो धीरे धीरे संसाधन संरक्षण के प्रति भी लोग जागरूक हुए और बहुत सारे काम हुए। उसके बाद 1987 में आ जाइए, ब्रुनेल्ड आयोग की एक रिपोर्ट आती है और इसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई। ठीक है, सतत पोषणीय विकास मतलब विकास हो, लेकिन इसी तरीके से विकास किया जाए ताकि मानव संसाधन का दुरुपयोग ना हो, मतलब विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए विकास किया जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है दोस्तों, इसमें हमारा साझा भविष्य शीर्षक से प्रकाशित किया गया। ठीक है, यही रिपोर्ट बाद में एक प्रकाशित फिर से किया गया। इसका शीर्षक क्या था? तो हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य के नाम से ब्रुनेल्ड रिपोर्ट को बाद में फिर से प्रकाशित किया गया। उसके बाद 1972 ईस्वी का रियो डी जेनेरियो का ब्राजील में 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी, 72 नहीं 92 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पर? तो ब्राजील में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे भू संसाधन के बारे में, भूमि के बारे में, भू संसाधन और भूमि किस तरीके से है तो उसके बारे में। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जो है दोस्तों एक प्राकृतिक संसाधन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन सभी जो है दोस्तों भूमि पर ही आधारित है। चाहे वन जीवन हो, वन जीवन मतलब जंगली जीव जो है वो भी कहाँ रहते हैं? भूमि पे। मानव जीवन मतलब हम लोग कहाँ निवास करते हैं? भूमि पे ही निवास करते हैं और अपना सारा काम भूमि पर ही करते हैं। जितनी भी आर्थिक क्रिया हैं वो भी भूमि पर ही होता है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम जो भी काम करते हैं कहाँ पे होता है? तो भूमि पर। संचार की सुविधा जो है, संदेश भेजने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का जो संचार सुविधा है, ये सारा कहाँ पॉसिबल है? तो सभी भूमि पर ही आधारित है। भूमि का भी दोस्तों एक सीमित संसाधन, देखिए भूमि जो है वो सीमित संसाधन है। भले ही जनसंख्या बढ़ती जाए, क्या भूमि बढ़ती है? भूमि वहीं का वहीं रहता है। तो भूमि जो पूछा जाए सीमित संसाधन है कि असीमित, तो दोस्तों भूमि जो है एक सीमित संसाधन है। अतः इसका उपयोग जो है दोस्तों काफ़ी सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अगर हम इसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारत में बात करें भूमि का वितरण तो 43% भू क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर कृषि और उद्योग धंधे लगे हैं। ठीक है, उसके बाद 30% भू क्षेत्र जहाँ पर पर्वत और नदियों का प्रवाह देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद पठार की बात करें तो भारत के 27% भूभाग पर पठार है और वहीं पर दोस्तों खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का संचय, मतलब बहुत सारा वन जो भी फैला हुआ है, खनिज, जीवाश्म, ये सारा पठारी क्षेत्र जो 27% है वहीं पर देखने को मिलता है। तो ये सारा ध्यान रखेंगे। भारत में कितना परसेंट क्षेत्र पे मैदानी भाग है? तो 43%। पर्वत कितना है? 30%। और पठार कितना है? तो 27%। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं भू उपयोग। भू उपयोग में क्या क्या आ जाता है? तो भू उपयोग में आ जाता है दोस्तों वन, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, परती भूमि और शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये 5 प्रकार के भूमि का उपयोग है।
ठीक है, तो पांचों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र से में जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, सकल कृषि क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र अगर पूछा जाए क्या है, तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक जो बोए जाने वाला क्षेत्र है उसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है सकल कृषि क्षेत्र। भारत में भू उपयोग का प्रारूप की बात करें तो भू उपयोग की निर्धारित करने के वाले तत्वों को भौतिक कारक जो है उसमें आ जाएंगे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। ठीक है, इसमें कुछ मानवीय कारक भी है जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और संस्कृति और परंपरा। ठीक है, ये भारत में भू उपयोग का प्रारूप है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, और जिसमें से 93% भूभाग का ही उपयोग आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। 7% जो भाग है उसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़कर अन्य किसी का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर और पीओके का अभी भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। मतलब पूर्वोत्तर भारत में अगर चला जाए तो केवल असम का है, बाकी नागालैंड, मिजोरम इन सभी क्षेत्रों में जंगली क्षेत्र है और वहाँ पर अभी भी सर्वेक्षण ढंग से नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर और पीओके में भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ठीक है, भारत में 54% भूमि पर ही खेती हो सकती है। ये भी ध्यान रखेंगे, भारत पे कितना परसेंट भूमि पर खेती हो सकती है, तो 54% भूमि पर ही खेती हो सकती है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और अंडमान निकोबार में 10% से भी कम भूमि पर खेती होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जितना भी डाटा है आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपको पूछेगा। और TRE 4 का एग्जाम जल्द हो जाएगा तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति आई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई, तो 1952 ईस्वी में। इसमें यह बोला गया कि किसी भी क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, तो 1952 ईस्वी में जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई उसमें यह बात की गई कि किसी भी भूभाग का वन जो है 33% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, तो वन निर्धारित वन नीति लाया गया 1952 में और यह सीमा जो है दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन के लिए काफ़ी आवश्यक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 33% आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो भू उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि भारत में और गैर कृषि कार्य में उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद बंजर भूमि क्या है, तो पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि जो है ये बंजर भूमि है और बहुत सारा भाग जो है भूमि का वो बंजर भूमि है। और खासकर राजस्थान में चले जाए तो वहाँ पर काफ़ी रेगिस्तान देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जो है दोस्तों उसे ठंडा मरुस्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ठंडा मरुस्थल। तो इसको भी मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल पूछा जाए किसको बोला जाता है, तो लद्दाख को बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। चलिए गैर कृषि कार्य में, तो गैर कृषि कार्य में जो भूमि है वो कौन सा हो जाएगा, तो जहां पर बस्तियां का निर्माण किया गया है, सड़क का निर्माण किया है, रेल और उद्योग मतलब जो फैक्ट्री का जो निर्माण है, ये सब जो है दोस्तों गैर कृषि कार्य में लगा हुआ भूमि है। ठीक है, तो देखिए इसमें सारा कुछ हमने कवर किया है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अगर आप लोग बुक में देखेंगे, अब हम लोग भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय पढ़ने वाले हैं नीचे। तो सारा चीज़ आपको एक एक चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण का उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी करेगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भूमि का उपयोग नहीं करते, हमारे पूर्वज भी कर रहे थे और हमारे आने वाले पीढ़ी भी करेंगे। ठीक है, तो मानव क्रियाकलाप से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मानव के उपयोग अगर विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहा है, मानव अच्छे से उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मतलब भूमि खराब हो रहा है और बहुत तरह से दिक्कत हो रही है भूमि पर। भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो वन उन्मूलन, वनों को काटा जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं 33% होना चाहिए, जो कि कहीं कहीं पर
नहीं है। उसके बाद करें अतिचारण। अति पशुचारण भी दोस्तों ये आपको गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और यहाँ पर अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उसके बाद खनन। खनन की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये जगह जो है दोस्तों यहाँ पर खनन के कारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है और यहाँ पर इसी कारण से भूमि का क्षय हो रहा है। उसके बाद बात करें पंजाब और हरियाणा में आ जाए तो अत्यधिक सिंचाई। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल भी उत्पादन होता है तो सिंचाई भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण भी यहाँ पर वन उन्मूलन और भूमि निम्नीकरण का काफ़ी कारण है। अत्यधिक सिंचाई के कारण वन जो है दोस्तों खत्म हो रहा है और भू निम्नीकरण इसके कारण हो रहा है पंजाब और हरियाणा में। औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अवशिष्ट पदार्थ भी भू निम्नीकरण के मुख्य कारण है। अब बहुत सारे फैक्ट्री लग गए हैं, अब उससे जो जल बाहर आ रहे हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर आ रहे हैं, उससे भी भूमि का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है, तो भू निम्नीकरण का ये भी एक कारण हो गया। अब इसका समाधान क्या है, तो इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपण होना चाहिए, चारागाह का उचित प्रबंधन होना चाहिए, पेड़ का रक्षक मेखला का निर्माण करना चाहिए, मतलब पेड़ को एक सीरीज में लगाना चाहिए, इसी को रक्षक मेखला बोलते हैं। इस तरीके से खनन नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो जहाँ भी फैक्ट्री है तो वहाँ के अपशिष्ट पदार्थों के कैसे प्रबंधन किया जाए, फैक्ट्री में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से भूमि को निम्नीकरण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कारण है और इससे समाधान हम लोग कर सकते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं मृदा संसाधन, मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो अगला पार्ट जो आएगा और वो अंतिम है, इसमें हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और पूरा ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट कराएंगे तो आप लोग आराम से पढ़ते चलना है और एग्ज़ाम का तैयारी करते चलना है। साथ ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ाया गया है, पूरा मैराथन है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और उस मैराथन से तो जो TRE 3 का एग्जाम हुआ था उसमें 100% क्वेश्चन उसी से आए थे। हमने प्रूफ के साथ भी वीडियो डाला है, तो आप लोग देखिए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जल्दी से हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर क्या है, चलिए ऊपर में हम बताए थे 9060419287, इस पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम सा कॉस्ट रखा गया है, तो आप लोग उसको आराम से पे कीजिए और PDF ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।